अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल तहकीक। नाज़रीन ग्रामी, आपने कुछ अरसा पहले यूक्रेन और रूस की जंग के बारे में सुना होगा और शायद आप ये भी जानते होंगे कि इस जंग के बाद यूरोपीय ममालिक ने रूस पर सख्त पाबंदियों का मुतालबा भी किया था और किसी हद तक रूस पर पाबंदियां लग भी गई थी, लेकिन रूस ने भी उसके जवाब में यूरोपीय ममालिक को गैस की फराहमी बंद करने की धमकी भी दी थी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे इंतहाई ताकतवर यूरोपीय ममालिक गैस की फराहमी के लिए किस हद तक अपने नजरियाती मुखालिफ रूस पर इन्हिसार करते हैं और क्यों इन्हिसार करते हैं। इन ममालिक ने रूस से गैस की खरीदारी आखिर कब और क्यों शुरू की थी। क्या रूस कभी यूरोपीय ममालिक को गैस की फराहमी बंद भी करेगा या नहीं, और अगर कभी ऐसा हो जाए क्या इन ममालिक के पास गैस के कोई मुतबादल ज़राए भी हैं, अगर हैं तो वो किस हद तक मुफीद साबित हो सकते हैं। आए ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। दोस्तों, 2020 में यूरोप में कुल इंपोर्ट होने वाली गैस का तकरीबन 45% सिर्फ रूस से इंपोर्ट किया गया था, जबकि यूरोप में गैस की कुल खपत यानी टोटल कंजप्शन का 40% हिस्सा रूस से ही गया था। अब जरा वन बाय वन जायजा ले लेते हैं कि कौन कौन से ममालिक ने सबसे ज्यादा गैस रूस से इंपोर्ट की थी। यूरोप की बड़ी इकोनॉमीज को देखें तो जर्मनी ने अपनी गैस इंपोर्ट का 50% रूस से हासिल किया था। इसके बाद इटली ने 46%, जबकि फ्रांस ने 24% गैस रूस से इंपोर्ट की थी। बड़ी इकोनॉमीज में से ब्रिटानिया और स्पेन का रशियन गैस पर इन्हिसार इतना ज्यादा नहीं है। ये दोनों ममालिक अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए डोमेस्टिक जराए से गैस हासिल करते हैं या फिर इनके कुछ मुतबादल जराए भी हैं। ये तो हो गई बड़ी बड़ी इकोनॉमीज की बात। अब देखते हैं यूरोप की छोटी और दरमियानी दर्जे की इकोनॉमीज को। दोस्तों, दादुशुमार के मुताबिक कुछ छोटे यूरोपीय ममालिक मुकम्मल तौर पर रूस की गैस पर ही इन्हिसार करते हैं। इनमें नॉर्थ मैसेडोनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और मोल्दोवा शामिल है। इन तीनों ममालिक में कंज्यूम होने वाली गैस का 100% ही रूस से इंपोर्ट किया जाता है। ऐसे ही फिनलैंड का 94%, लथविया 93% और पोलैंड 40% रूसी गैस पर इन्हिसार कर रहा है, जबकि नीदरलैंड, रोमानिया, जॉर्जिया, आयरलैंड और बाकी यूरोपीय ममालिक ने भी 15% से भी कम गैस रूस से इंपोर्ट की। यहाँ आपको दिलचस्प बात ये भी बताएं कि यूक्रेन भी किसी हद तक रूस की गैस पर ही इन्हिसार करता है, लेकिन 2015 में क्रीमिया की कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो यूरोपीय ममालिक जाने वाली रशियन गैस को ही री इम्पोर्ट करता है, ना कि बराह रास्त रूस से। हालांकि यूरोप जाने वाली रशियन गैस का कुछ हिस्सा यूक्रेन के इलाके से ही फॉलो करके यूरोप जाता है। दोस्तों, रूस से यूरोप गैस की तरसील का सिलसिला सख्त जंग के दौर में शुरू हुआ, जब यूरोप में इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही थी और साथ ही उस वक्त के सोवियत यूनियन के साइबेरियन रीजन में नए नए ज़खायर भी दरियाफ्त हो रहे थे। गैस यूरोप की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत थी, क्योंकि इंडस्ट्री का चलना हो या यूरोप की सख्त सर्दी की घरेलू जरूरियात को पूरा करना हो, गैस तो लाजमी चाहिए होगी। सर्द जंग के इस दौर में मगरबी यूरोपीय ममालिक ने इस वक्त सोवियत यूनियन यानी रूस के साथ गैस पाइपलाइन की एक्सटेंशन के माहदे किए, क्योंकि आज के मशरकी यूरोप के कुछ ममालिक उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा थे या फिर इसके ज़ेरे असर आते थे और वहाँ रशियन गैस पहले से ही पहुँच रही थी। दोस्तों, जंग के इस दौर में ऐसा करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि अमेरिका मगरबी यूरोपीय ममालिक की इन मूव्स को देख रहा था और इसकी मुखालफत कर रहा था। वजह ये थी कि मगरबी यूरोप और अमेरिका आपस
آپس میں نیٹو اتحادی تھے۔ اسی دوران امریکہ کی تمام تر مخالفت کے باوجود مغربی جرمنی نے گیس کے اصول کے لیے روس سے ایک معاہدہ کر لیا اور 1973 میں مغربی جرمنی تک رشین گیس پہنچانا شروع ہو گئی۔ دوستو، اس کے بعد بھی آنے والی دہائیوں میں گیس پائپ لائن کی مزید توسیع کے کئی معاہدے ہوئے، بلکہ 2012 میں جرمن اور روس کے درمیان نورڈ اسٹریم 1 پائپ لائن بھی تعمیر ہوئی، جو روس سے جرمن تک بالٹک سی کے ذریعے براہ راست رشین گیس کی ترسیل کرتی ہے۔ دوستو، اب اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ یورپی ممالک نے سخت جنگ کے دور میں اور اس کے بعد بھی روس سے گیس خریدنا کیوں شروع کی، اس کی پہلی وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ روس سے حاصل ہونے والی گیس یورپی ممالک کو نسبتاً سستی پڑتی ہے، اور پھر اس کی فراہمی بھی براہ راست بغیر کسی رکاوٹ کے ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جرمنی کی تقریباً 50% گیس کی امپورٹ رشیا سے ہوتی ہے۔ جرمنی یورپ کی سب سے بڑی انڈسٹریل پاور بھی ہے، اور اپنی اتنی بڑی انڈسٹری کو چلانے کے لیے یورپ میں اور باقی دنیا میں کمپیٹیٹو رہنے کے لیے اسے گیس کی ہی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی سستے داموں میں، اور پھر سستے داموں میں گیس اسے روس کے علاوہ کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جرمن روس سے بڑی مقدار میں گیس امپورٹ کرتا ہے۔ دوستو، انڈسٹری کے علاوہ وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یورپ میں چونکہ موسم سرما کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے اور موسم بھی قدرے سخت ہوتا ہے، تو گھروں کو گرم رکھنے اور دوسری ڈومیسٹک ضروریات پوری کرنے کے لیے یورپ میں گیس کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں صرف انڈسٹری کے لیے ہی نہیں بلکہ یورپین کو اپنے سروائیول کے لیے بھی گیس کی اشد ضرورت۔ ناظرین گرامی، 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق یورپ میں کنزیوم ہونے والی کل گیس کا تقریباً 1/3 گھروں میں ہی استعمال کیا گیا تھا۔ تو دوستو، یورپ کی توانائی کے اصول کے لیے رشین گیس پر انحصار کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یورپی ممالک روس کول سے حاصل ہونے والی توانائی کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ کاربن نیوٹرلٹی حاصل کی جا سکے اور گرین ہاؤسز کے اخراج کو کم سے کم کیا جا سکے۔ کوئلے سے انرجی حاصل کرنے کے عمل میں چونکہ گرین گیسز کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے جو ماحول کے لیے خطرناک ہے، لہٰذا انرجی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گیس کا آپشن ہی باقی بچتا ہے۔ دوستو، ایک چوتھی وجہ یہ ہے کہ یورپی ممالک میں نیوکلیر انرجی کے اصول میں عوامی جذبات بہت سخت ہے جو وہاں کی سیاست پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی نیوکلیر پاور پلانٹ سے انرجی کے اصول کی بات کی جائے تو یورپی عوام میں اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں روس کی جانب سے ممکنہ گیس بندی کے بعد جب یورپی کمیشن نے نیوکلیر انرجی کی طرف جانے کی تجویز دی تو کئی یورپی ممالک نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، چونکہ ان کے خیال میں انرجی کے اس ذرائع میں حادثات کے خدشات بہت زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں نیوکلیر پاور پلانٹ ہے وہ بھی انہیں فل کیپیسٹی پر نہیں چلا رہے۔ ان ممالک میں فرانس اور جرمنی سر فہرست ہے۔ 2011 میں جرمنی میں فوکوشیما کے ایٹمی حادثے کے بعد عوامی جذبات کے پیش نظر اپنے پاور پلانٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور 17 میں سے 14 پاور پلانٹ آنے والے چند سالوں میں بند کر دیے گئے تھے اور باقی کے تمام پاور پلانٹس بھی شیڈول کے مطابق اسی سال کے آخر میں بند ہونے ہیں۔ لیکن موجودہ انرجی کرائسس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاید جرمنی اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور یوں نیوکلیر انرجی کے آپشن کو بھی اگر کلوز کر دیا جائے تو یورپی ممالک کے پاس محدود طور پر دستیاب توانائی کے دوسرے وسائل کے ساتھ رشین گیس ہی ایک آپشن بچتا ہے جو توانائی کی ڈیمانڈ کو پورا بھی کر سکتا ہے، وہ بھی سستے داموں میں۔ دوستو، ہم نے جان لیا ہے کہ 2020 میں تمام یورپی ممالک کی کل گیس کی کنزمپشن کا 40% روس سے حاصل کیا گیا تھا۔
इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि यूरोप किस हद तक एक ही मुल्क से हासिल होने वाली गैस पर इन्हिसार करता है। रूस को भी अपनी इस अहमियत का खूब अंदाज़ा है, लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या कभी रूस यूरोप की गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद करेगा या नहीं। दोस्तों इस सवाल का जवाब ये नहीं कि रूस ऐसा नहीं करेगा। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि रूस इस वक्त गैस का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और रशिया की कुल गैस एक्सपोर्ट का तकरीबन 45% तो इन यूरोपीय ममालिक में एक्सपोर्ट होता है, जिससे सैकड़ों अरब डॉलर सालाना रूस को हासिल होते हैं। इस सूरत हाल में रशिया कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो इसकी अपनी ही इकोनॉमी को बुरी तरह गैर मुस्तहकम कर दे। दोस्तों दूसरी बड़ी वजह यह है कि रूस इसलिए भी ऐसा नहीं करेगा कि अगर इसने गैस बंद की तो ये यूरोपीय ममालिक मुतबादल ज़राए से गैस हासिल करना शुरू कर देंगे, और वो मुतबादल ज़राए जब एक दफ़ा बिल्ड हो जाएंगे तो वो वक्त के साथ साथ उनकी अहमियत बढ़ती चली जाएगी और वो रशिया के लिए एक थ्रेट बन जाएगा। फिर रशिया अपनी गैस इन ममालिक को एक्सपोर्ट करेगा। दोस्तों तीसरी बड़ी वजह यह है कि आलमी सतह पर इस तरह के ब्लंडर कोई भी मुल्क आमतौर पर नहीं करता और ना ही ऐसी बचकाना हरकत की कोई गुंजाइश होती है। रशिया अगर इस तरह का कोई कदम उठा भी लेता है तो इसे आलमी सतह पर एक रिलायबल ट्रेड पार्टनर के तौर पर नहीं देखा जाएगा। लोग इससे आइंदा माहदे नहीं करेंगे। फर्ज करें अगर रशिया ये सब कर भी लेता है तो इसे इकोनॉमी को चलाने के लिए गैस तो एक्सपोर्ट करना ही होगी, और इसके लिए नए खरीदारों तक गैस पहुंचाने का अमल तो कोई आसान नहीं होगा। नई गैस पाइपलाइन बिछाने पर सालों लग जाते हैं। लिहाजा इन सारी बातों को मद्देनजर रखें तो रूस मुश्किल ही नजर आता है कि कभी अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेगा। हाँ ये जरूर है कि रूस मुख्तसर दुरानी के लिए यूरोप में लालची का मसनूई बहरान पैदा कर सकता है। हाल ही में इसने ऐसा किया भी, जब यूरोपीय ममालिक ने रूस को यूक्रेन पर हमले के बाद पाबंदियों की धमकी दी तो बदले में रूस ने 10 दिन के लिए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की गैस की सप्लाई में 20% कमी कर दी थी और गैस का एक मसनूई बहरान पैदा कर दिया था। इसके बाद यूरोपीय ममालिक की खूब दौड़ने लगी। जर्मनी को अपनी इंडस्ट्री की ज़रूरियात पूरी करने के लिए विंटर के लिए स्टोर की गई गैस के ज़खायर को इस्तेमाल करना पड़ा था। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि यूरोपीय ममालिक के पास क्या रशियन गैस के कुछ मुतबादिल ज़राए भी हैं। दोस्तों यूरोप के पास ऑप्शन महदूद है, लेकिन वो क्या ऑप्शन है आए उनका जिक्र करते हैं। नंबर 1, यूरोपीय ममालिक रूस के साथ गैस के नए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे और वो मुतबादल पार्टनर तलाश करे जहां से गैस हासिल की जा सके। इनमें नॉर्वे, अजरबैजान वगैरह से गैस हासिल की जा सकती है, लेकिन इसमें भी मसला ये है कि नई पाइपलाइन बिछाना एक लंबा प्रोसेस है। इसमें बाज औकात दहाइयां भी लग जाती हैं। इसके अलावा यहाँ कई तरह के रीजनल पॉलिटिक्स का भी अमल दखल रहता है और पाइपलाइन बिछाना कोई आसान काम नहीं। दोस्तों यूरोपीय ममालिक के पास दूसरा मुतबादिल ज़राए ये हो सकता है कि वो अमेरिका और कतर से, जो रूस के बाद गैस के 2 बड़े एक्सपोर्टर हैं, इनसे LNG खरीदे। लेकिन इनमें मसला ये है कि LNG लिक्विड फॉर्म में बहरी जहाज़ों के जरिए इंपोर्ट की जाती है और इसे नेचुरल गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिगैसिफिकेशन के अमल से भी गुजारना पड़ता है। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक को LNG रूस से हासिल होने वाली गैस के मुकाबले में 3 गुना तक महंगी पड़ेगी। इसकी सप्लाई भी पाइपलाइन से होने वाली कुदरती गैस की तरह कंटिन्यूसली नहीं होगी और इसमें कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल भी रहते हैं। दोस्तों तीसरा मुतबादिल ऑप्शन यूरोपीय ममालिक के पास न्यूक्लियर एनर्जी है, लेकिन इसमें भी मसला अवामी जज्बात और सियासत कहा जाता है। बहरहाल इस मसले को हल किया जा सकता है और यूरोप मुकम्मल तौर पर ना सही लेकिन किसी हद तक तो रशियन गैस से इन्हिसार कम कर ही सकता है। दोस्तों एक और मुतबादिल ज़राए ये है कि एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यूरोपीय ममालिक विंड और सोलर एनर्जी की तरफ जाए, लेकिन यहाँ भी मसला ये है कि एनर्जी के इन
सोर्सेज को रेगुलर प्रोडक्शन भी नहीं होती, और इसके अलावा हर इलाका और हर जगह इस तरह के सोर्सेज के लिए साजगार भी नहीं है। दोस्तों, इन सब बातों का अगर देखें तो यही लगता है कि मुस्तकिल करीब में यूरोपीय ममालिक गैस के सूर की खातिर रूस पर ही इन्हिसार दे रहेंगे, और रूस भी यूरोपीय ममालिक को गैस की मुकम्मल फराहमी नहीं रोकेगा। बहरहाल असल में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताए। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें।